सोचिए 1000 पन्नों की चार्जशीट, फॉरेंसिक सबूत और पुलिस की महीनों की जांच, ये सब एक तरफ। और एक 5 साल की बच्ची का एक वाक्य एक तरफ। पापा ड्रम में है। आज हम मेरठ के कंकरखेड़ा के उस केस की परतों को खोलेंगे जहां सबसे बड़ा सच सबसे मासूम जबान से निकला था। हमारे पास जो पुलिस रिपोर्ट्स और मीडिया कवरेज हैं वो दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल की कहानी है। तो चलिए इस मामले को समझते हैं। कहानी में 3 किरदार हैं। सौरव राजपूत, एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। बाहर से देखें तो एक आम परिवार, लेकिन दरवाजे के पीछे एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसे लगभग परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया गया था। लगभग। तो सबसे पहले इस साजिश की बनावट को ही समझते हैं। जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो साफ बताती हैं कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। हुआ ये कि एक शाम सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी गईं। जब वो बेहोश हो गए तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। दिमाग में अलग अलग खाने बना लेना। अपराधी अपने दिमाग में अपने पारिवारिक और आपराधिक व्यक्तित्व को इतने अलग अलग डिब्बों में बंद कर देते हैं कि उन्हें अपने काम की भयावहता का एहसास ही नहीं होता। मुस्कान और साहिल के लिए सौरभ शायद एक समस्या बन गए थे, एक इंसान नहीं, जिसे बस रास्ते से हटाना था। ये बात सुनकर ही अजीब लगता है। और शायद यही वजह थी कि वो हत्या के बाद इतना खौफनाक कदम उठा पाए। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े किए, उसे एक नीले ड्रम में भरा और ऊपर से कंक्रीट डाल दिया। ये सिर्फ सबूत मिटाना नहीं था, ये तो किसी के अस्तित्व को ही दुनिया से पूरी तरह मिटा देने की कोशिश थी। बिल्कुल, यह अपराध की क्रूरता के साथ साथ उसकी प्लानिंग को भी दिखाता है। ड्रम और कंक्रीट का इस्तेमाल ये बताता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। हाँ, पूरी तैयारी। ये एक परफेक्ट क्राइम करने का प्रयास था, जहां अपराधी को लगता है कि वो शरीर को इस तरह ठिकाने लगा देगा कि वो कभी मिलेगा ही नहीं, और वो इंसान बस लापता लोगों की फाइल में एक नंबर बनकर रह जाएगा। ये मानसिकता दिखाती है कि वो पकड़े जाने के डर से कितना कितना परे सोच रहे थे। और उन्हें यकीन था कि उनका राज उस ड्रम में कंक्रीट के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया है। घर को बाहर से ताला लगा दिया गया। शायद वो दोनों कहीं और अपनी नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहे थे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। उन्होंने हर भौतिक सबूत का ध्यान रखा, लेकिन एक जीती जागती गवाह को नजरअंदाज कर दिया, घर की 5 साल की बेटी। इसे अपराध मनोविज्ञान में ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं। अपनी प्लानिंग पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सबसे अप्रत्याशित लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज को नजरअंदाज कर दिया। एक बच्चे की सच्चाई। हाँ, उन्हें लगा कि वो एक बच्ची को संभाल सकते हैं, लेकिन वो उसकी मासूमियत को नहीं संभाल पाए। वो शायद ये सोच रहे थे कि एक छोटी बच्ची क्या ही समझेगी या क्या ही किसी को बता पाएगी। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन ये बात हैरान करती है, क्या वो सच में इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने बच्ची को एक खतरे के तौर पर देखा ही नहीं, या फिर उन्हें ये लगा कि एक 5 साल की बच्ची की बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा? समाज में बच्चों को लेकर ये जो धारणा है, क्या वो भी अपराधियों के लिए एक तरह का कवर बन गई? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब मुझे लगता है दोनों में छिपा है। एक तरफ तो उनका आत्मविश्वास था, और दूसरी तरफ समाज की यही धारणा कि बच्चे कल्पना में जीते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि अगर बच्ची कुछ बोलेगी भी तो लोग उसे कहानी समझकर टाल देंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि बच्चे दुनिया को बिना किसी फिल्टर के देखते हैं। जो देखते हैं वही बोलते हैं। उस बच्ची के लिए पापा ड्रम में है एक तथ्य था, कोई कल्पना नहीं। और यही सादगी उनकी पूरी साजिश पर भारी पड़ गई। और वही हुआ। उस बच्ची ने जब पड़ोसियों से ये वाकया कहा तो उन्होंने उसे कहानी समझकर नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घर का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। घर में पहली नजर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर उनकी नजर कमरे के कोने में रखे उस भारी भरकम नीले ड्रम पर पड़ी, और उस ड्रम ने सारी कहानी बयां कर दी। इसके बाद मामला पुलिस के हाथ में था। जो बात मुझे हमेशा चौंकाती है वो है इस केस की चार्जशीट। 1000 पन्नों से भी ज्यादा की बताई जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इतने पन्नों में पुलिस लिखती क्या है? देखिए, 1000 पन्नों की चार्जशीट सिर्फ सबूतों का ढेर नहीं है। ये असल में पुलिस की कहानी का वो वर्जन है जिसे वो अदालत के सामने साबित करना चाहती है। इसमें हर चीज को एक धागे में पिरोया जाता है,
जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, जिससे साबित हो कि मुस्कान और साहिल लगातार संपर्क में थे। अच्छा, फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो ड्रम में मिले अवशेषों को सौरव राजपूत के डीएनए से मिलाती हैं, पड़ोसियों के बयान और सबसे अहम उस बच्ची के बयान को कानूनी तौर पर स्वीकार्य बनाने की प्रक्रिया। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। एक 5 साल की बच्ची की गवाही को अदालत में कितनी अहमियत दी जाती है? क्या ये अपने आप में काफी है या इसे दूसरे सबूतों के साथ जोड़ना पड़ता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। कानूनन एक छोटे बच्चे का बयान सीधे तौर पर गवाही नहीं माना जाता क्योंकि वो शपथ के मायने नहीं समझता जी। लेकिन इसे corroborative एविडेंस यानी सहायक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सहायक सबूत। हाँ, पुलिस को ये साबित करना होता है कि बच्ची ने जो कहा वो दूसरे सबूतों से मेल खाता है। जैसे? बच्ची ने कहा पापा ड्रम में है और फिर पुलिस को ड्रम से शरीर मिला। अब बच्ची का बयान एक मजबूत कड़ी बन जाता है। इस चार्जशीट की मोटाई यही दिखाती है कि प्रोसिक्यूशन सिर्फ अपराध साबित नहीं करना चाहता बल्कि प्रीमेडिटेशन यानी सोची समझी साजिश। बिल्कुल, उसे साबित करना चाहता है जिससे सजा ज्यादा सख्त हो। तो मतलब चार्जशीट एक तरह से केस की पूरी पटकथा है जिसमें हर किरदार, हर सबूत और हर घटना को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ा गया है। और आज मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे मेरठ के एक शांत दिखने वाले परिवार के अंदर चल रही साजिश का अंत कितना भयानक हुआ। यस, कहानी विश्वासघात और क्रूरता की तो है ही, साथ ही इस बात की भी है कि सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास बंद दरवाजों के पीछे क्या कुछ छिपा हो सकता है, और ये भी कि सच चाहे कितना भी दबाया जाए वो किसी न किसी अप्रत्याशित तरीके से सामने आ ही जाता है, कभी कभी सबसे मासूम आवाज के जरिए। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक आखिरी ख्याल मन में आता है। ये सिर्फ अपराधियों की हार की कहानी नहीं है, बल्कि एक बच्ची के सच की जीत की कहानी भी है। एक ऐसा सच जिसने 1000 पन्नों की चार्जशीट की नींव रखी। बिल्कुल, और ये हमें इस बात पर भी सोचने के लिए छोड़ जाता है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को कितना कुछ देखते और समझते हैं जिसे हम बड़े अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो सिर्फ बच्चे नहीं होते, कभी कभी वो सबसे ईमानदार गवाह भी होते हैं।